Close your eyes and get ready for Omkara. Say down to all of you. Okay. आरंभ करते हैं आज की क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ते हैं किन्नी का सोना, जिसके रचनाकार हैं, बताइए। रविंद्र केलेकर। यस, रविंद्र केलेकर। ठीक है, तो यूं तो हमारे पाठ्यक्रम में इनके दो पाठ, दो जो उनके लेखन है वो संग्रहित है। एक गिन्नी का सोना और एक जैन की देन। जैन की देन रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हटा दिया गया है, तो आज हम इनके द्वारा रचित गिन्नी का सोना पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन भी करेंगे इसका और वीडियो वगैरह भी देख लेंगे, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आज पहले आप वाचन कीजिए। आज वाचन करते हैं, प्रत्येक बात को समझते हैं, फिर प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। प्रियांशी आप स्टार्ट करो बेटा रीडिंग। पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे, लेखक के बारे में पढ़ेंगे और पाठ प्रवेश पढ़ेंगे, फिर चैप्टर पे आएंगे। प्रियांशी प्लीज रीड, स्टार्ट। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ओके प्लीज। रविंद्र केलेकर 1925 से 2010। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचाने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्ष लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उच्चवाड़ाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांपे, मराठी में कोंकणाचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ की चींटी पत्तियां। ओके प्रियांशी, यहाँ तक रुकोगे? जितना प्रियांशी ने पढ़ा है यहाँ तक में प्रियांशी को या किसी और विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पहले पूछिए। सिर्फ ऐसे रीडिंग मत करते जाइए, बात को समझिए। कोई शब्द का अर्थ नहीं आता तो वो पूछिए। यस परिप्रेक्ष्य। क्या बेटा? परिप्रेक्ष्य का अर्थ परिप्रेक्ष्य। मैम परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? ओके, परिप्रेक्ष्य माने के संदर्भ में, के बारे में। ठीक है, जैसे समाज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहिए तो समाज के बारे में, के संदर्भ में, के बारे में। ठीक है, ओके। और बताइए मैम मौलिकता। ये अत्यंत अनिवार्य शब्द है, ये मान के चलिए। वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बहुत अच्छा शब्द है जो सबको पता होना चाहिए, सब बच्चों को। क्योंकि मैं बार बार आपसे आग्रह भी करती हूँ
आपके लेखन में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब है मौलिक शब्द होना मूल से, मूलधन इक, ठीक है, यानी मौलिक। मूल मतलब क्या? जैसे आप जानते हो मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द का मतलब होता है जिनमें कोई उपसर्ग, कोई प्रत्यय, कुछ भी ऐड नहीं है। और अगर मैं आपको और आसान तरीके से समझाऊं तो जो ओरिजिनल है। तो मौलिक रचना क्या होती है? आपकी अपनी सोच, आपके अपने शब्द, यानी आप ही की अनुभूति, आप ही की अभिव्यक्ति। आपने कहीं से चुराया नहीं है। क्लियर? जैसे अपने प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा एक शब्द यूज करते हैं, वो कहते हैं कि चोरियोग्राफी, जिसे कोरियोग्राफी होती है। तो सर कई बार हमें समझाते हैं, या हो सकता है कभी आप लोगों से भी चर्चा की हो, कि यदि अपना स्वयं का ना लिख सको, यदि आपके पास अपने खुद के शब्द ना हो, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो, पुस्तकालय में जाओ। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। बहुत से बच्चों को ये नहीं बताओ कहाँ जाओ, पता नहीं वो कहाँ चले जाएंगे, इसलिए पुस्तकालय में जाओ, अच्छी किताबों का चयन करो, अच्छे लेखक, कवि, साहित्यकारों को पढ़ो, और फिर उनके विचारों से प्रभावित होकर उसमें अपने विचार जोड़कर कुछ नया लिखो। दोनों को मिला दो, कुछ चुराया हुआ, कुछ अपना। तो सर ने इसको एक नया शब्द दिया है, नया नाम दिया है। हालांकि ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, बट सर ने ऐसे समझाने के लिए वो कहते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो लिखो। ठीक है, तो समझ में आया मौलिकता? मौलिकता माने जिसमें नवीनता हो, जिसमें अपना, जिसमें कुछ किसी और का दिया हुआ नहीं हो, जिसमें आप लकीर के फकीर ना बने हो, दूसरे के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ना चले हो। आपने अपना स्वयं का मौलिक सोच, मौलिक सृजन, मौलिक कुछ किया हो। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सचिन, मीना, इज इट क्लियर? यस, यस मैम। अकेली आवाज नहीं चाहिए, आपका चित्र भी चाहिए, चाहे भले वो विचित्र हो। आपका चित्र भी चाहिए जब मैं आवाज लगाऊं तो। नहीं, अभी भले जिसकी, अब देखो वीडियो ऑन करो, ये कोई हम आपको कंपल्शन नहीं देना चाहते, लेकिन जब आवाज लगाएं तब आप ऑन करें। इस बात पर लेक्चर बहुत बार दिए जा चुके हैं कि वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो सजगता आएगी, आपका अपना फायदा होगा। टीचर का तो उतना ही फायदा होगा जितना 2 को पढ़ा के हो रहा है या 4 को पढ़ा के हो रहा है। टीचर ने तो ऐसे ही पढ़ाना है, नफा नुकसान आपका होगा। सचिन, अभी तक आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ, तुम्हारे चक्कर में हमने 4 लाइन बोल दी। मैम वीडियो ऑन नहीं हो रहा। बिलीव इन योरसेल्फ आपका बढ़िया दिख रहा है मुझे, बट यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। वेदिका साहू, मैम आज प्रॉब्लम है। हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं प्रॉब्लम है क्या है। वेदिका साहू क्लास में नहीं है। यस मैम। मतलब यस मैम का मतलब हर बात, हर बच्चे के लिए अलग अलग बातें हैं क्या? मैंने सचिन से कहा, तो आपसे फिर मैं हाथ जोड़ के विनती, कैमरा ऑन करो। यस मैम। मुझे ये एक बार जब कह दिया कि आप भले आराम से सोए रहिए, लेकिन जब मैं आवाज लगाऊं तब आप मुझे दिखने चाहिए। आज लास्ट बोल रही हूँ, वरना मैं आपको मीटिंग से बात करूंगी उन बच्चों को जिनसे मुझे कहना पड़ेगा कि वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो।
समझाते समझाते पूरा सत्र बीत रहा है, एंड पे आ गए। ओके, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना। वेदिका अभी आप बंद करो, मैं आपसे बाद में बात करूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको इनविटेशन नहीं भेजेंगे हम, ठीक है? ओके, दिव्यांशी। यस मैम। यस, जैसे दिव्यांशी ने ऑन किया, इस तरह से कैमरा ऑन होना चाहिए। आपका नाम लें, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, अदरवाइज सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। दिव्यांशी कैमरा क्यों नहीं ऑन कर सकते बेटा, कोई दिक्कत है? मैम वो बहुत डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? मैम अगल बगल कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चलता है। ओके, तो ठीक है ना, माइक बंद रखो, आपकी शक्ल से थोड़ी दिखेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपकी यदि आप दिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो ओके, अभी तक जितना डिस्कशन हुआ दिव्यांशी समझ आया बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे का अनुष्का आप पढ़िएगा, और रीडिंग के लिए मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगी जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए अनुष्का पढ़िए। पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, होठा दे उड़ाए। यस, सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों। प्लीज स्टॉप, अभी रुकिए। जितना आपने पढ़ा ना, इसमें ही बहुत कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। आपने इसमें ये एक तो आपने ये सुना कि थोड़ा कहा बहुत समझना। आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी ये कथन सुना था? थोड़ा कहा बहुत समझना नहीं। शायद आप उस दौर के नहीं हैं, इसलिए हमारे समय में जब पत्र लिखे जाते थे, क्योंकि अब पत्र लेखन का सिलसिला समाप्त हो गया है। जब पहले पत्र लिखे जाते थे, 2-2, 4-4 पेजेस के, 2-2, 4-4 पन्नों के पत्र लिख दिए जाते थे। सारी खबर, पूरी सूचनाएं, सुख की दुख की, पन्नों पर लिख दी जाती थी, और आखिर में लिखा जाता था थोड़ा लिखा बहुत समझना। यानी जो मैं नहीं लिख पाई हूं, जो मैं नहीं लिख पाया हूं, उसे आप समझने की कोशिश करें। मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को, मेरे स्नेह को, मेरे सम्मान को समझने का प्रयास करना, ऐसा पहले लिखा जाता था। तो क्योंकि प्रत्येक एक दूसरे को लिखता था, तो शायद इसी वजह से हम एक दूसरे को बहुत समझते थे। अब ये बात ही चली गई। अब तो ये है जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। अब वो कथन ऐसे चेंज हो गया, जल्दी बोलो टाइम नहीं है। कैमरा ऑन नहीं करना है, अब तो बोलो, समझ आ गया, ठीक है? पहले ज्यादा जानने की, एक दूसरे के निकट आने की, निकट माने शारीरिक समीपता नहीं, मन की समीपता अपेक्षित होती थी। शायद हम टीचर्स जो पुरानी पीढ़ी के हैं, पुराने ढर्रे के हैं,
आज भी हम आपसे वही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम आदी हो गए उसके। जब तक हमें हमारे बच्चे दिखते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर कहीं एक दर्द रहता है कि बच्चे दिख नहीं रहे। लेकिन आपको ये वेदना समझ नहीं आती, क्योंकि आपको पता नहीं कि थोड़ा कहा तो भी समझना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो थोड़ा कहा है उसे आप बहुत समझने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, दूसरी बात, केलेकर जी कहते हैं, सार सार को गही रहे, थोथा तेरे बुराई। हम सबकी सोच, हम सबकी दृष्टि, हम सबका चिंतन ऐसा होना चाहिए कि हम जहां भी रह रहे हैं, घर में, आस पड़ोस में, विद्यालय में, जहां पर भी हम हैं, जहां पर हमें अपने जीवन के लिए जरूरी बात मिलती है उसे ग्रहण करते जाएं, अनावश्यक को छोड़ते जाएं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हिंदी क्लास चल रही है और मैंने आज आपको, सपोज आज की क्लास है, मैंने आपको दिल्ली का सोना पाठ पढ़ाया, मैंने आपको केलेकर जी के बारे में बताया, बीच बीच में मैंने डांट भी लगाई है ना? तो मेरे वार्तालाप में, मेरी डांट फटकार में आपके काम की बात क्या है, उसको ग्रहण कर लो, और जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसे जाने दो। मैम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैम को ये नहीं कहना चाहिए था, जो नहीं कहना चाहिए था उनको, उसे जाने दो। ये मैम का अपना प्रॉब्लम है, उनके साथ रहने दो। Am I clear? लेकिन डांट में जो मैसेज है उसे एक्सेप्ट करो। अब इस सूक्ति का मतलब क्या है? अब ये भी क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, शायद किसी किसी के घर में होगा। सूप का प्रयोग करते हैं हमारे पुराने दादी, नानी, ताई जी, मम्मी आदि, आज भी करते हैं। सूप किस किस के घर में है? सूप जानते हो? यस, गेहूं फटकने के लिए, अनाज फटकने के लिए, आप जानते हैं सूप में क्या होता है? जब हम सूप को प्रयोग करते हैं, सार सार को गही रहे, जो सार है वो हमारी तरफ आ जाता है, और जो थोथा यानी जो कचरा है, जो तिनके हैं, वो फटक जाते हैं, वो उचट के उड़ के बाहर चले जाते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव भी सूप के जैसा होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, ये कबीरदास जी का दोहा है। साधु ऐसा चाहिए, साधु माने सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। साधु माने ये नहीं सन्यासी, भगवा वस्त्र पहनो घर से निकल जाओ, नहीं। साधु ऐसा चाहिए, क्या बोला था मैंने? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सुभाए माने स्वभाव। सार सार को गही रहे, थोथा देर उड़ाए। याद रखिएगा इसको, कभी भी पूछ सकती हूँ मैं, ओरल असेसमेंट या फाइनल असेसमेंट या कहीं भी। फाइनल में आ भी सकता है। इट इज रिलेटेड टू एपिस्टेमिक लर्निंग। रटी रटाई बातें नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो, अनावश्यक बातों में न फंसे, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी चुगली, उसकी चुगली, पूरे दिन बुराई ही बुराई। क्या मतलब है इस सबसे, जिससे हमारी वाणी, हमारा मन विकृत होता हो? ऐसी बातों को छोड़ दो। तो रविंद्र केलेकर ने कहा, और अनुभव, एक और शब्द आया था इससे पहले, अनुभव जन्य, जो आपने नहीं पूछा, मैं सोच रही थी कोई तो पूछेगा। अनुभव जन्य यानी अनुभव से जन्मा।
कहीं से रट कर नहीं, कहीं से टीप कर नहीं, केलेकर जी ने अपने अनुभव से जो जाना उसे समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। वो निवेदन करते हैं कि मैंने कम लिखा है, इस कम लिखे को आप पढ़ने वाले बच्चे या बड़े को ध्यान से समझना, है ना, और इसमें जो आपको अनावश्यक लगता है उसे ग्रहण मत करना, अच्छी बातों को स्वीकार करना। क्लियर? चलो आगे बढ़िए। पहला प्रसंग ये 16 जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। Yes. पहले हम गिन्नी का 16 पाठ पढ़ेंगे, फिर हम झेन की देन भी पढ़ेंगे जरूर, ठीक है? भले वो आपके एग्जाम में उसमें से आए या ना आए। कारण है बच्चों की जानकारी के लिए, आपको जानने के लिए वो चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जापान के लोग कैसे शिष्टाचार अपनाते हैं। ओह, देखो कितनी अच्छी बात है कि शांति के पल जीवन में हो। हम क्या है मैम, झेन मतलब क्या है? ओके, ये नदी का नाम है, झेन की देन, ठीक है? तो ये हम अब बता देंगे। तो इसमें ना ये बताया कि मैं कहती भले हम अपना पूरा दिन, कई बार ऐसा होता है बेटा कि आप ना बोलते हो आज पूरे दिन हम बोर हो गए, आज मेरा पूरा दिन बहुत बोरियत भरा गया, कुछ करने को ही नहीं था, सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आई। ऐसा सामान्यतः कब होता है? जब एग्जाम ओवर होते हैं उसके बाद वाला दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक एग्जाम चलते हैं हम आदी हो जाते हैं बहुत पढ़ने के, नींद को सेक्रीफाइस करने के, और आप सोचते हो कि जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम होगा मैं चैन से सोऊंगा या सोऊंगी, लेकिन जब एग्जाम हो जाते हैं, सोने की कोशिश करते हो तो आंखों में नींद आती ही नहीं, करवट बदलते हो, मन अनमना सा हो जाता है, मन कहीं लगता नहीं, और फिर कहते हैं आज तो थोड़ा बोरियत मेरा दिन गया, कुछ करने को मन ही नहीं हो। लेकिन क्या इस बोरियत में से हम शांति के 2 पल नहीं निकाल सकते थे? क्या हम इस बेकार वाले समय को क्वालिटी टाइम नहीं बना सकते थे? बना सकते थे यदि इच्छा होती तो। समय को बुरा कहना, समय को अच्छा कहना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, उसको अच्छा बनाना हमारे ऊपर डिपेंड है। तान्या, आप क्या कहना चाहते हो? जस्ट स्पीक, प्लीज स्पीक। मैम मतलब वो गिन्नी का 16 चैप्टर तो वो डिलीटेड सिलेबस में है ना? डिलीटेड है। और झेन की देन? मैम वो रिवाइज किया। कोई बात नहीं, ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा सा पाठ है, जैसे आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले हैं ना, छोटा सा चैप्टर लेकिन जानकारी और ज्ञान से भरा हुआ, ठीक है? तो जैसा अभी केलेकर जी कह रहे हैं, सार सार को गई रही चौथा दे उड़ाए, तो ये चैप्टर सार जैसा ही है पूरा चैप्टर। और कभी जब आप स्कूल आएंगे, जब सौभाग्य मिलेगा, सब बच्चे जब स्कूल आने लगेंगे पहले के जैसे, अपनी लाइब्रेरी में पुस्तक भी है, पतझड़ में टूटी, पतझड़ की टूटी पत्ती है, पतझड़ में टूटी पत्तियां पुस्तक है यहाँ पे। उस पुस्तक में छोटी छोटी इस तरह की
रचनाएं हैं। और अगर नहीं आ पा रहे हो आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, आप पढ़िएगा। अभी आप देखो चैप्टर पढ़ोगे आपको खुद लगेगा बहुत अच्छा है। तो तान्या आपका कहना है कि जेन की टेन सिलेबस में है? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है, हम जेन की टेन से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है साक्षी, स्टार्ट रीडिंग। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? मनोरुग्ण है। यस, इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। बस देखो इतने से 4 लाइन में आपको कितनी बात मिल गई हो, है ना? आपको इससे समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं रविंद्र जी की जो पूरी रचना है, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है आपके पाठ्यक्रम पूरा पढ़ूं। और एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको शांत भाव से इसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। ओके, चलो अभी कितना समझ में आया दिव्यांशी बताओ, क्या समझ आया? मैं बाद में व्याख्या करूंगी, आप बच्चे बताओ। मैम इससे ये समझ में आया कि जापान के लोगों को मानसिक बीमारियां बहुत हो रही है क्योंकि लोगों की रफ्तार वो कम ज्यादा काम को कम समय में करने की आप कोशिश कर रहे हैं। यस, तो मनोरुग्ण होने का क्या कारण होता है? मनोरुग्ण क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? एक शब्द बहुत कॉमन है आजकल, हम किसी से भी बोल देते हैं डिप्रेशन। मेंटल स्ट्रेस। नहीं, जिससे बोला डिप्रेशन में जा रहे हो, किसी को भी कह देते हैं। तो ये डिप्रेशन यानी मनोरुग्ण होना सामान्य। कोई व्यक्ति अनावश्यक सोचता है, ज्यादा सोचता है, तो ये बोल देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसे क्यों सोच रहे हो? ठीक है, तो ये बताया मानसिक रोगी होने का। हमें ना बेटा, हमें देखो ध्यान दो फिर शब्दों पर, हमें शरीर की थकान दिखती है, हमें शरीर की थकान समझ में आती है, लेकिन मानसिक थकान समझ में नहीं आती। प्लीज पे अटेंशन। जो भी लोग बैठने का काम करते हैं ऑफिसेज में, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, तो शारीरिक रूप से कम चलता है, लेकिन अपनी सीट पर बैठे बैठे उसका दिमाग कितना चलता है। और सीट पर बैठे बैठे नहीं, 24/7। जो लोग बेलदारी करते हैं, जो लोग शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, वो तो एक टाइम के बाद फ्री हो जाते हैं। 9 to 5 दे हैव टू वर्क, उसके बाद दे आर फ्री। लेकिन जो मानसिक काम करते हैं वो घर आकर भी, इवन नींद में भी वो फ्री नहीं होते। सपने में भी दिखता है कि कल क्लास 10th को गिन्नी का सोना पढ़ाना है, कल
क्लास 9th में क्या प्रेजेंटेशन देनी है। सोते सोते याद आता है, अरे प्रेजेंटेशन तो अभी तैयारी नहीं की, राइट। एकलव्य, क्या एग्जांपल दूं, किसका एग्जांपल दूं? एकलव्य इज रिक्वेस्टिंग मी एग्जांपल। किस बात का एग्जांपल दूं बेटा? मैम मैं बोल रहा हूँ कि मैम आपने बोला कि मैम वो लोग जो लोग मैम ऐसे लोग का जिनका काम के बाद भी मानसिक। हाँ हाँ, तो आप पहले कैमरा ऑन कर लो तो मुझे आपकी शक्ल दिखे, मुझे आपके एक्सप्रेशन दिखे, तो मुझे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एकलव्य अभी जब तक अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा, और किसी को समझ आया एकलव्य क्या पूछना चाह रहा है? मैम वो उन व्यक्तियों के बारे में पूछता है जो ऐसे जो सीट पे बैठ के काम करते हैं, ऐसा कुछ पूछने की क्या बात है, मैंने एग्जांपल तो दिया। टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, कलेक्टर है बेटा। मैम आ गया। आगे तो मतलब ये है कि जो मानसिक, अब क्या होता है ना, जो लोग मानसिक काम कर रहे हैं उनका जो फूड है, उनका जो भोजन है ना, वो भी उनके श्रम के मुताबिक होना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अगर वो हैवी गरिष्ठ भोजन करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका चलना फिरना नहीं हुआ। तो आप देखिएगा कि जो लोग मानसिक श्रम करते हैं वो मोस्टली लिक्विड डाइट्स या जूस है ना, खाना रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, बट ऑल टाइम हैवी फूड नहीं खाते, और खाते भी हैं तो नहीं खाना, अवॉइड करना चाहिए कि उसे थोड़ा सा कम करें। पौष्टिक और जल्दी पचने वाला सुपाच्य भोजन ज्यादा करें। तो कुल मिला के अभी मैंने एक बात में से कई बात निकलती है, और हमें भी अपना दिमाग ऐसे ही दौड़ाना होगा। हमें सिर्फ वो नहीं पढ़ना जो लिखा है, हमें वो भी पढ़ना है जो लिखा नहीं गया। थोड़े कहे को बहुत समझने का यही तरीका है। जापान में लोग मनोरुग्ण होते हैं क्योंकि वो अपनी क्षमता से अधिक काम करना चाहते हैं। तो इस पाठ में आपको एक संदेश मिल रहा है, अपनी क्षमता से कम काम करना भी गलत है, और आलसी होके पड़े रहना ये भी गलत है, और अपनी सामर्थ्य से अधिक दिमाग पर जोर डालना ये भी गलत है। ठीक है, इन 4-5 लाइन को आप फिर पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे। और मेरा सब बच्चों से निवेदन है, इन जितना हमने पढ़ा है इसमें से आप जितने प्रश्न बना सकते हैं बनाइए। आगे का वाचन हम तब करेंगे जब ये 4 लाइन आप सबको समझ आ जाएंगे। और मैं अलग अलग बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि महक आप पूछो आपने कौन से क्वेश्चन बनाए, तो महक 4 प्रश्न पूछेगी या 3 पूछे या 2 पूछे या 1 पूछे, बट जो पूछना है वो पाठ में दिया हुआ प्रश्न नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, शांति पाठ करें, क्योंकि अभी थोड़े कहे को बहुत समझते हुए आपको मनन करना है, इसलिए आज बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही। और ये उम्मीद करेंगे मैम जितना पढ़ा अभी तक वहां से पूछना, उसमें से बेटा वहां से नहीं पूछना है, उसके अंदर से पूछना, उसमें से पूछना है। ओके ठीक है। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। सायरा मैम। गॉड ब्लेस यू। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यस मैम। जुड़िए। सायरा मैम।
चलो, साई राम, साई राम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।